स्वागत है आप सभी साथियों का मेरे YouTube चैनल मैथ बाय शिवा में। 28 अक्टूबर शिफ्ट फर्स्ट मॉर्निंग बैच यानी जो पीईटी का सुबह सुबह एग्जाम हुआ है 28 अक्टूबर को, उसका मेरे पास क्वेश्चन पेपर है और मैं इसका आंसर आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। इस वीडियो में मैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन को बिल्कुल भी डिस्कस करने वाला नहीं हूं, डायरेक्ट आपको आंसर हम प्रोवाइड कराने वाले हैं। आप लोगों को फालतू बातें इस वीडियो में बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली हैं, डायरेक्ट आपको सीधा से सीधा सीधा उत्तर मिलने वाला है। ठीक है, इस वीडियो के अगर आपको क्लीन नहीं दिखाई दे रहा है तो इसकी क्वालिटी को आप लोग थोड़ा बढ़ा सकते हैं। चलिए, इस पेपर में सबसे पहले इंग्लिश पोर्शन से क्वेश्चन शुरुआत किया हुआ है, तो सबसे पहले इंग्लिश पोर्शन आप लोग अपने पेपर के हिसाब से निकाल लीजिएगा और अपना मिलान करिएगा। पहला क्वेश्चन हमारे सामने दिखाई दे रहा है कि चूज द एंटोनिम्स, मतलब इसका विलोम शब्द बताना है। क्या लिखा हुआ है? फास्टिडियस लिखा हुआ है, तो फास्टिडियस का विलोम होगा केयरलेस हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, ये बहुत ही उपयोगी वीडियो है आप लोगों के लिए। इसमें बिल्कुल हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, सीधा सीधा आपको उत्तर देंगे। आप यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर अन्य जगह भी आप आंसर की देख सकते हैं, लेकिन वहां पर क्या होगा कि तमाम फालतू बातें भी आपको उसमें देखने को सुनने को मिलने लगती हैं। इसलिए जब बच्चे पेपर देकर चले आते हैं तो थोड़ा इरिटेटिंग होने मतलब थोड़ा इरिटेट होने लगते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है कि पुट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी वर्ब का करेक्ट फॉर्म देना है, तो इसमें आंसर हो जाएगा इज, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन क्या इसमें है कि आई एम द पर्सन हु, यहां पर क्या भरा जाएगा? इज टू बी ब्लेम्ड हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग इज इनकरेक्ट, कौन सी स्पेलिंग इनकरेक्ट है? तो एनिवर्सरी की स्पेलिंग इनकरेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आपको यहां पर गद्यांश दिया हुआ है, पैसेज दिया हुआ है इंग्लिश का। इंग्लिश का पैसेज आप लोग पढ़े ही होंगे, आपके पेपर में दिखाई दे रहा होगा। चलिए, हम लोग बस प्रश्न डिस्कस कर रहे हैं। प्रश्न आप देखिए कि आपके बुकलेट में ये प्रश्न कहां दिया हुआ है कि नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स आर रिच इन एलुवियल डिपॉजिट्स। एलुवियल डिपॉजिट्स यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स आर रिच इन एलुवियल डिपॉजिट्स। उसके बाद से अगला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है। अगला प्रश्न है वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक आर लोकेटेड इन द हिमाद्री रेंज। हिमाद्री रेंज यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गया यहां पर रीजनिंग का पोर्शन आ गया है, रीजनिंग से क्वेश्चन है। तो रीजनिंग का क्वेश्चन है कि यदि a प्लस बी का अर्थ है कि a b की मां है, और आगे है कि a माइनस बी का अर्थ है कि a b का भाई है, a प्रतिशत b का अर्थ है कि a b का पिता है। इसको आप भली भांति पेपर में खूब पढ़ के आए होंगे। मैं सीधे अब आंसर पर आता हूं। इसका आंसर होगा कि p माइनस यम प्लस n इंटू क्यू हो जाएगा। ठीक है ना, आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा। ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे फिर एक प्रश्न है रीजनिंग का, एक निश्चित कूट भाषा में एट द रेट को प्लस, एट द रेट जो है प्लस को दर्शाता है, और एक साइन ये बनाया हुआ है ये माइनस को दर्शाता है, और अल्फा आपको डिवाइड को दर्शाता है, थीटा इनटू को दर्शाता है। तो यहां पर एक इक्वेशन दिया हुआ है, इसी को सॉल्व करना था, तो इसका आंसर आएगा 58 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 58 आ जाएगा। बस साइन इसके स्थान पर पुट कर देंगे और उसके बाद से उसको सॉल्व कर देंगे। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, समझ लीजिए। अगला प्रश्न है संख्याओं के दिए गए क्रम में से गलत संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें से गलत संख्या खोजना था, तो इसमें से गलत संख्या आपकी 634 हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि 17 जून 1998 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो सप्ताह का कौन सा दिन था? बुधवार। कोई भी डिस्कशन नहीं, सीधा आंसर मिल रहा है आपको हमारी इस वीडियो में। चलिए आगे क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय गोल्फर शुभंकर शर्मा ने इंग्लैंड के मर्सीसाइड में रॉयल
लिवरपूल गोल्फ क्लब में संयुक्त 8वें स्थान पर रहने के बाद ओपन में सर्वश्रेष्ठ परिणाम दर्ज किया है। उन्हें किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 2018 में, ठीक है ना, वर्ष 2018 में। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्न में दो कथन है, मतलब यहाँ प्रश्न है, यहाँ दो कथन नीचे दिया गया है, उसके बाद से फर्स्ट और सेकंड क्रमांकित दो निष्कर्ष दिए गए, मतलब कथन दिया गया है, उसका निष्कर्ष दिया गया है। कथन है कि सभी डंडे बंदूकें हैं, कुछ नाव डंडे नहीं हैं, यह कथन है। इसका दो निष्कर्ष दिया हुआ है। पहला निष्कर्ष है सभी बंदूकें नावें हैं, कुछ नावें बंदूकें नहीं हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि क्या, यदि केवल निष्कर्ष सेकंड का अनुसरण करता है। ये किसका अनुसरण करता है? इस प्रश्न में पूछा है कि किसका अनुसरण करता है, तो निष्कर्ष सेकंड का बस वो केवल और केवल अनुसरण करता है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यानी 12 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा संचालित निम्नलिखित में से कौन सा निगम एशिया ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडी ग्रुप ATFSG में शामिल होने वाला पहला सदस्य बन गया है? तो वो आपका है पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इस बुकलेट के हिसाब से सही है। आप अपने बुकलेट के हिसाब से इस ऑप्शन को मिला लीजिएगा कि कौन सा सही है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। गुरुग्राम में स्टार्टअप 20 के समापन समारोह के दौरान भारत ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2024 के लिए निम्नलिखित में से किस देश को मशाल सौंपी? तो वो हो जाएगा आपका ब्राजील, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI DY चंद्रचूड़ द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया जो अधिवक्ताओं, वादियों, नागरिकों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में प्रवेश के लिए QR कोड आधारित ई-पास का अनुरोध करने की अनुमति देता है? तो ये हो जाएगा सुस्वागतम। ऑप्शन नंबर डी हमारे इस बुकलेट के हिसाब से सही है। जिन बच्चों का ये जो मैं बुकलेट लिया हूं सेम बुकलेट होगा तो उनका तो यही ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने दिखाई दे रहा होगा आपको। प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने भारत में 3.5 टन तक के वाहनों के लिए वाहन सुरक्षा मानकों को बढ़ाकर सड़क सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से भारत NCAP लॉन्च किया। NCAP का पूर्ण रूप बताइए। NCAP का पूर्ण रूप है न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट है, न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। चलिए अगले प्रश्न पर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगले दशक में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में व्यापार को $100 बिलियन तक बढ़ाने के लिए भारत अमेरिका टास्क फोर्स की स्थापना की गई है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स है। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। प्रश्न आप अपने बुकलेट में खोज लीजिएगा कहां पर है, ठीक है ना। आंसर में कोई चेंजिंग नहीं होगा। ये हो सकता है कि इसमें बी सही है तो उसमें आपके में ए सही होगा, सी सही होगा, डी सही होगा, जो भी होगा, ठीक है। आप देख लीजिएगा अपना। विश्व का पहला 7 मिनट का कैंसर उपचार, वाह वाह, विश्व का पहला 7 मिनट का कैंसर उपचार टीका किस देश में शुरू किया जाएगा? तो आपके इंग्लैंड में शुरू किया जाएगा। कहां शुरू किया जाएगा? तो इंग्लैंड में शुरू किया जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मेनम वन्य जीव अभयारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आपके सिक्किम में स्थित है। कहां पर स्थित है? तो सिक्किम में। अगला प्रश्न आपके सामने है, मध्य प्रदेश में लागू मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में महिलाओं के लिए आयु सीमा क्या है? तो इसका आंसर है आवेदन के कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी को 21 वर्ष पूरा कर ली हो।
यानी 1 जनवरी को 21 वर्ष पूरे कर लिए हो और 60 वर्ष से कम हो, 60 वर्ष से क्या हो, कम हो। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है, ठीक है ना। आप अपने बुकलेट में मिलान कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने वर्ष के सूक्ष्म परियोजना के लिए पीएमआई दक्षिण एशिया पुरस्कार जीता। यह परियोजना निम्नलिखित में से किस जानवर के जीवन को बचाने के लिए इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम है? तो ये आपका हो जाएगा हाथी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। जिन बच्चों का कल मॉर्निंग में पेपर होगा उनके लिए भी अगर इस पेपर को देखेंगे तो बहुत फायदा होने वाला है, उनको आइडिया चलेगा कि हाँ किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है पेपर में, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की बात किया जाए। 21 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारतीय वायुसेना IAF की पश्चिमी वायु कमान द्वारा शुरू किए गए वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास का नाम बताइए। तो वो है आपका त्रिशूल। क्या है? त्रिशूल है आपका, ठीक है ना। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन सी वाला करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? प्रश्न है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ऑप्शन है मैसूरू कर्नाटक। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। मैसूरू कर्नाटक आप अपने प्रश्न में आंसर खोज लीजिएगा। चलिए, तेलंगाना राज्य के पालमपेट गांव में स्थित रामपा मंदिर, जिसे वर्ष 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, उसका निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल के दौरान किया गया था? तो वो हो जाएगा काकतीय। क्या हो जाएगा? काकतीय हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है, भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भारत के संविधान के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? किस आर्टिकल के द्वारा? तो आर्टिकल 75, ठीक है ना, और अनुच्छेद 75। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लिया जाए। इसका क्या आंसर होगा? कुथू भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कूथम मंदिर के प्रदर्शित एक सामाजिक धार्मिक कला है? एक सामाजिक धार्मिक कला है, तो कौन सा हो जाएगा आपका? तो केरल में। कौन सा? केरल। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आप अपने बुकलेट में इसका मिलान कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला है, पेरुंगदाई कोंगुवेलीर द्वारा लिखित महाकाव्य कृति है। यह भारत के निम्नलिखित में से किस साहित्य से संबंधित है? तो देखिए इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। आयोग के द्वारा देखिएगा क्या माना जा सकता है। इसका ऑप्शन तेलुगु साहित्य भी सही हो सकता है या तमिल साहित्य भी सही हो सकता है, ठीक है ना। इसका मिलान आप लोग कर सकते हैं। ये स्टार है इस क्वेश्चन पर, ठीक है ना। चलिए इन दोनों में से ही कोई सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा वर्ष 1967 में निम्नलिखित में से किस वीरता पुरस्कार का नाम बदलकर शौर्य चक्र कर दिया गया? तो शौर्य चक्र किसका नाम कर दिया गया? तो अशोक चक्र वर्ग 3 का नाम कर दिया गया था, ठीक है। अशोक चक्र वर्ग 3 का नाम। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, रासायनिक हथियारों का निषेध संगठन ओपीसीडब्ल्यू में कितने सदस्य राष्ट्र हैं? तो आपके 193। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन मालदीव की आधिकारिक भाषा है? तो दिवेही आपकी हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हम लोग। पुला निम्नलिखित में से किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है? पुला निम्नलिखित में से किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है? तो बोत्सवाना। क्या है? बोत्सवाना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये पेपर है हमारे सामने, ठीक है ना। अब हिंदी का गद्यांश आ गया। अभी मैं पूरा गद्यांश आपको पढ़ के यहाँ पर समय आपका व्यर्थ नहीं करने वाला हूं। आपको बस थोड़ा सा मोटा मैं इसको पढ़ दे रहा हूं, आप समझ जाइएगा कौन सा गद्यांश। वैसे आप
खुद ही इतना एक्टिव होंगे कि आप पकड़ लेंगे। समाज की विषमता शोषण की जननी है। जो ये वाला गद्यांश है, समाज की विषमता शोषण की जननी है, इस वाले गद्यांश को आप भली भांति खूब पेपर में अच्छे से पढ़े होंगे। चलिए इसके उत्तर की बात किया जाए। उत्तर है इसका समाज, पहले प्रश्न है समाजोपयोगी ऊर्ध्वमुखी योजनाओं से वंचित वर्ग के शोषण के लिए कौन उत्तरदायी है? तो इसका उत्तर है राजनेता, व्यापारी वर्ग, सरकारी तंत्र एवं तथा कथित बुद्धिजीवी वर्ग। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। आप लोग मिलान कर लीजिएगा, हो सके क्वेश्चन इधर उधर दिया हो। चलिए, शैक्षणिक और सांस्कृतिक शब्द किस व्याकरणिक इकाई से संबंधित है और किस प्रत्यय से मिलकर बने हैं? तो हम आपका उत्तर इसका कौन सा सही है? विशेषण और विशेषण शब्द इक प्रत्यय, ठीक है ना, विशेषण शब्द इक प्रत्यय। चलिए, हमारे देश में समाजोपयोगी ऊर्ध्वमुखी योजनाओं से वंचित वर्ग कौन सा है? तो आपका मलिन बस्तियों, फुटपाथ, सड़क तथा रेलवे लाइन के किनारे झोपड़ी डालकर रहने वाले अशिक्षित, दुर्बल और अशक्त लोगों का वर्ग। ठीक है, बोलते बोलते आवाज थोड़ा सा हो जा रही है। चलिए, अशक्त लोगों का वर्ग। चलिए अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार शोषण का शिकार कौन लोग होते हैं? लेखक के अनुसार, जिस लेखक ने ये दिया हुआ है गद्यांश के अनुसार, आपके अनुसार नहीं बताना है, लेखक के अनुसार शोषण का शिकार कौन लोग होते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। वस्तु एवं सेवाओं का उपयोग करने वाला उपभोक्ता समूह। ठीक है ना, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, समाज के मध्यम वर्ग की कौन सी समस्या है? तो समाज के मध्यम वर्ग की समस्या है जीवन यापन में आर्थिक परेशानी से सामाजिक प्रतिष्ठा पर खतरा। जीवन यापन में आर्थिक परेशानी से सामाजिक प्रतिष्ठा पर खतरा। चलिए अब आ गया एक और गद्यांश। आप लोग इस गद्यांश को खूब मजे करके पढ़ के आए होंगे। भारत प्राचीन संस्कृति का देश है। भारत प्राचीन संस्कृति का देश है, ये यहां से लेकर यहां तक है, आप पढ़े होंगे खूब अच्छे से। मैं सीधे प्रश्न पर आता हूं। प्रश्न है, दान पुण्य और जीवन मुक्ति में कौन से समास हैं? तो द्वंद्व और तत्पुरुष समास हैं। कौन? द्वंद्व और तत्पुरुष समास हैं। चलिए आगे चलते हैं। खानदानी भिखारी कैसे होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। ऑप्शन क्या है? जिनकी भीख मांगने की जगह पुश्तैनी है और पीढ़ियों से निश्चित है। ठीक है ना, बनारस के पंडों की स्थिति आपको पता ही होगी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, क्या भिक्षावृत्ति देश की एक समस्या है? आपका इस विषय में क्या विचार है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है? भिक्षावृत्ति देश की एक ज्वलंत समस्या बन गई है क्योंकि लोग इसको जानबूझकर अपना व्यवसाय बना रहे हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की बात कर लिया जाए। विभिन्न स्थलों पर लोग भीख देने के लिए क्यों बाध्य हो जाते हैं? कह रहा है विभिन्न स्थलों पर लोग भीख देने के लिए क्यों बाध्य हो जाते हैं? तो वो देखते हैं कि कहीं कोई अपंग दिख रहा है, कोई कुरूप दिख रहा है, अशक्तता, वृद्धावस्था आदि देखकर लोग भीख देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात किया जाए। अगला प्रश्न आपके सामने है, भीख न देकर भी दूसरे की मदद करने के लिए कौन सा विकल्प सही नहीं है? कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो पैसे देकर किसी भिखारी को रोजगार धंधे के लिए प्रेरित करके मदद करना। ठीक है ना, पैसे देकर किसी भिखारी को रोजगार धंधे के लिए प्रेरित करके मदद करना। ठीक है ना, यही विकल्प सही नहीं है। ठीक है ना, प्रश्न के अनुसार। ठीक है ना, आंसर तो करेक्ट यही होगा।
चलिए अब आ गया मैथ के ग्राफ का क्वेश्चन आ गया। यहां पर लाइन ग्राफ दिया हुआ है, हम यहां पर बिल्कुल सवाल को सॉल्व नहीं करने वाले हैं, डायरेक्ट आंसर की बात करने वाले हैं। ठीक है, आप प्रश्न मिलान करिएगा अपने बुकलेट से कि लिखा हुआ है कि वर्ष 2020 के लिए सभी स्टोर के जूतों की औसत बिक्री का वर्ष 2021 के लिए सभी स्टोर के जूतों की औसत बिक्री से अनुपात क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 24/43। ठीक है ना, यानी 24 संबंधे 43 अनुपात पूछा है ना, अनुपात यहां बटे में लिख दिया हुआ है। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न है 3 वर्षों के लिए पटना स्टोर की कुल बिक्री का 3 वर्षों के लिए आसनसोल स्टोर की कुल बिक्री से अनुपात क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्या है 190 संबंधे 325 अनुपात है, लेकिन यहां पर बटे में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है गया स्टोर और पटना स्टोर पर मिलाकर 3 वर्षों में जूतों की बिक्री की कुल संख्या 3 वर्षों में धनबाद स्टोर और रांची स्टोर पर मिलाकर कुल बिक्री का लगभग कितना प्रतिशत है। तो 80.51% है, प्रतिशत है। ऑप्शन नंबर ए इस बुकलेट के हिसाब से करेक्ट होगी। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लें। तो अगला प्रश्न है 2021 में कोलकाता स्टोर, पटना स्टोर और धनबाद स्टोर पर जूते की औसत बिक्री का कितना प्रतिशत 2022 में रांची स्टोर, आसनसोल स्टोर और गया स्टोर पर जूते की औसत बिक्री है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, 129.03% हो जाएगा। ठीक है ना, 129.03%, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 3 वर्षों में कोलकाता स्टोर, पटना स्टोर और रांची स्टोर की जूतों की बिक्री की कुल संख्या कितनी है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, 1650। आगे आप देखिए तो आगे एक पाई चार्ट दिया हुआ है। इस पाई चार्ट को खूब मस्ती के साथ आप लोग पढ़ के आए होंगे। ठीक है, चलिए इसके प्रश्न की उत्तर की डायरेक्ट बात हम लोग करें कि कह रहा है कि यदि पाइप ए बी डी आर और एस को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में लगने वाला अनुमानित समय ज्ञात कीजिए। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 6.67 मिनट। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, 6.67 मिनट। चलिए अगले प्रश्न की मैं बात करता हूं। अगला प्रश्न है यदि सभी इनलेट पाइप और आउटलेट पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो पूरा टैंक खाली होने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। तो आपका हो जाएगा 8 मिनट। कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, 8 मिनट। ऑप्शन नंबर इसमें बी है, आपने बुकलेट में आप मिलान कर लीजिएगा। टैंक को भरने में अकेले पाइप सी द्वारा लिए गए समय और अकेले पाइप डी द्वारा लिए गए समय के योग का टैंक को खाली करने में अकेले पाइप आर द्वारा लिए गए समय और अकेले पाइप टी द्वारा लिए गए समय के योग से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अनुपात आप जब ज्ञात किए होंगे तो कितना आया होगा, 7 संबंध 9। अगर नहीं आया होगा तो यही आना चाहिए। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। चलिए अगला प्रश्न है पाइप बी और सी द्वारा एक साथ टैंक को भरने में लिया गया समय पाइप ए डी और ई द्वारा एक साथ भरने में लगे समय से लगभग कितने मिनट अधिक है। तो 1.67 मिनट अधिक है। कितना है, 1.67 मिनट। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लिया जाए कि पाइप पी और आर द्वारा एक साथ टैंक खाली करने में लिए गए समय का पाइप क्यू एस और टी द्वारा एक साथ टैंक खाली करने के लिए लिए गए समय से अनुपात क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 11 संबंधे 14। ठीक है ना, 11 संबंधे 14 हो जाएगा। चलिए आगे एक तालिका का क्वेश्चन दिया हुआ है। तालिका क्वेश्चन को पूरा अच्छे से आप लोग पढ़े होंगे, मैं डायरेक्ट आंसर की बात करता हूं। प्रश्न है सामने 2020 में प्रत्येक 5 देशों में
कच्चे तेल की औसत खपत क्या है? तो कच्चे तेल की औसत खपत है 1680। कितना है? 1680। आप मिलान करिएगा अपना। ठीक है, अगला प्रश्न है 2022 में प्रत्येक 5 देशों में, कह रहा है कि 2022 में प्रत्येक 5 देशों में कच्चे तेल की औसत खपत क्या है? तो 2054। चलिए अगला प्रश्न है 53 नंबर का। 2020 में पांचों देशों का एक साथ निर्यात आयात अनुपात क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ठीक है ना, 53 नंबर का क्वेश्चन आप देख रहे होंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 54 नंबर का क्वेश्चन है। 54 नंबर का प्रश्न है 2022 में निम्नलिखित देशों में से किस देश का आयात खपत अनुपात सबसे अधिक था? तो किसका सबसे अधिक था? तो मालदीव का। किसका? मालदीव का। यानी ऑप्शन नंबर सी इसके हिसाब से, इस बुकलेट के हिसाब से सही है। 2020 से 2022 तक कच्चे तेल की खपत में प्रतिशत वृद्धि निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक है? तो किस देश में है? तो आप तालिका देखे ही होंगे, बांग्लादेश में है। किसमें है? बांग्लादेश में। चलिए फिर आगे एक और प्रश्न दिया हुआ है, इसका यहां पर तालिका बनाया हुआ है। ठीक है, यहां प्रश्न यहां से शुरू होके यहां तक आप पढ़े होंगे। चलिए मैं प्रश्न की बात डायरेक्ट करता हूं। प्रश्न है, मान लीजिए ए, बी और सी अपने घोल को एक पात्र में मिलाते हैं तो नए घोल में दूध की सांद्रता क्या होगी? लगभग पूछ रहा है। ठीक है ना, तो आपका हो जाएगा 83.55% हो जाएगा। सभी व्यक्तियों द्वारा कुल मिलाकर कुल कितने लीटर पानी मिलाया गया? तो कुल कितने लीटर? 456 लीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सभी व्यक्तियों द्वारा मिलाकर कुल कितने लीटर पानी मिलाया गया? लगभग पूछा है अभी, 456 होगा इसका भी। चलिए अगला प्रश्न है, व्यक्ति ए और सी द्वारा मिलाए गए पानी की कुल मात्रा के बीच अंतर क्या अंतर है? तो कितने का अंतर है? तो 65 लीटर, यानी 65 लीटर का अंतर है। सॉरी। चलिए आगे बढ़ता हूं। अगला प्रश्न है, व्यक्ति सी द्वारा मिलाए गए पानी की कुल मात्रा और व्यक्ति ई द्वारा मिलाए गए पानी की कुल मात्रा का संबंधित अनुपात क्या है? तो उसका संबंधित अनुपात हो जाएगा 3:17 हो जाएगा। ठीक है ना, यानी 3:17 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसने शुद्ध दूध में सबसे कम मात्रा में यानी सबसे कम मात्रा में पानी मिलाया? तो बी के द्वारा। किसके द्वारा? तो बी के द्वारा, जो यहां पर बी है। ठीक है ना, बी के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट भी है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लिया जाए। इतिहास का प्रश्न है कि ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन दो नदियों के बीच संवाद हुआ था? तो व्यास और सतलुज। किन दो नदियों के बीच? व्यास और सतलुज। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के पास थी, जिन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारियों को पेशवा या प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दी थी। कौन सा शहर मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गया था? तो आपका पूना या पुणे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लिया जाए। महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाना जाने लगा। किसके नाम से? जिन के नाम से। तो उसी जिन का अर्थ आपसे पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विजेता। क्या हो जाएगा? विजेता। ठीक है, आपके बुकलेट में हो सके तो ये किसी अन्य ऑप्शन में दिया हो, आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। चलिए, जैसा कि अशोक के शिलालेखों में उल्लेख किया गया है, मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय केंद्रों सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे,
निम्नलिखित में से कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था? तो इंद्रप्रस्थ नहीं था। कौन सा नहीं था? तो इंद्रप्रस्थ नहीं था। इंद्रप्रस्थ नहीं था। चलिए अगला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा। अगला प्रश्न है 1722 में बीच में खाली स्थान दिया कि सूबेदारी सवाई राजा जयसिंह को दी गई थी। तो कहां के राजा? आगरा। ठीक है ना, आगरा की सूबेदारी। कहां की सूबेदारी दी गई थी? आगरा की सूबेदारी सवाई राजा जयसिंह को दी गई थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को पढ़ लिया जाए। निम्नलिखित में से किसने अपने सहयोगियों को यह महसूस करने के लिए प्रेरित किया था कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी, जैसा कि ब्रिटिश चाहते थे कि इस पर काम किया जाए? तो कौन थे? तो आपके सोमनाथ लाहिड़ी। कौन थे? सोमनाथ लाहिड़ी। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लें। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी पर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल का गठन किया था? तो आपका स्वराज पार्टी। किसका? स्वराज पार्टी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 68 पर हम लोग चलते हैं। सिरोई जिसको कहते हैं, कुमुदनी लिली जिसको कहा जाता है इंग्लिश में, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाने वाली एकमात्र स्थलीय कुमुदनी लिली है? तो आपके मणिपुर में। कहां पर? मणिपुर में। चलिए 69 नंबर पर चलते हैं हम लोग। कांग्रेस का वह अधिवेशन कहां हुआ था जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया? तो आपका हो जाएगा कलकत्ता। कहां हो जाएगा? कलकत्ता हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 नंबर वाले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था और जिसे बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान। कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन नंबर सी मेरे बुकलेट में सही है, आप अपने बुकलेट में देख लीजिएगा कि कौन सा सही हो रहा है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लिया जाए। तो 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय कहां स्थित था? तो सैन फ्रांसिस्को में। कहां? सैन फ्रांसिस्को। चलिए ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है, आप अपने बुकलेट में देख लीजिएगा क्या करेक्ट है, कहां पर। पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बंदेल चर्च भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उड़िया पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? उड़िया पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो आपके राजस्थान में स्थित है। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का क्या कारण है? तो उत्तर पूर्वी वर्षा ऋतु मानसून। क्या कारण है? उत्तर पूर्वी वर्षा ऋतु मानसून इसका कारण है। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। राजस्थान के जालौर जिले में किस प्रकार का ग्रेनाइट पाया जाता है? तो रोजी पिंक यानी गुलाबी ग्रेनाइट पाया जाता है। रोजी पिंक यानी गुलाबी ग्रेनाइट पाया जाता है। 76 यानी 76 नंबर का प्रश्न है हमारे सामने। गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य FRP को कौन मंजूरी देता है? सॉरी, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति के द्वारा मंजूरी दी जाती है। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य काम करने का अधिकार, राइट टू वर्क की गारंटी देना है? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लें। स्वर्ण क्रांति भारत में निम्नलिखित में से किस कृषि क्षेत्र में
विकास के लिए जिम्मेदार है? स्वर्ण क्रांति भारत में निम्नलिखित में से किस कृषि क्षेत्र में विकास के लिए जिम्मेदार है? तो आपके बागवानी, किसमें? बागवानी के लिए। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अपने बुकलेट में आप देख लीजिएगा क्या करेक्ट है। 79 नंबर का, एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीनों के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? तो 6 महीने के लिए नियुक्त किया जा सकता है। चलिए, विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपके कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। अगले प्रश्न की बात कर लिया जाए, निम्नलिखित में से कौन सा डिपॉजिटरी संस्थान का एक प्रकार नहीं है? तो आपका नाबार्ड नहीं होगा। कौन सा नहीं होगा? नाबार्ड नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के साथ भारत एक अधिराज्य बन गया और अधिराज्य विधानमंडल ने भारत सरकार अधिनियम 1935 की किस धारा के प्रावधानों के तहत 1947 से 1949 तक कानून बनाए? तो धारा क्या हो जाएगी? 100 हो जाएगी, 100। ठीक है ना, धारा 100 के अंतर्गत। चलिए 83 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। उस उच्च न्यायालय का नाम बताइए जिसका क्षेत्राधिकार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश पर है? तो आपका कलकत्ता उच्च न्यायालय हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं के अस्तित्व के लिए भारत की संसद द्वारा 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन कब पारित किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, दिसंबर 1992 में। कब? दिसंबर 1992 में। अगला प्रश्न है, वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम विधेयक प्रस्तावित किया गया था? तो आपका अधिकारों का बिल। किसका हो जाएगा? अधिकारों का बिल, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, 86 नंबर यानी 86 नंबर के प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक सौर मंडल में स्थित एकमात्र बौनाग्रह है? तो इसका आंसर है सेरेस, इसका आंसर है। ठीक है ना, इसमें थोड़ा सा इसके आंसर में कंफ्यूजन भी है, इसको भी स्टार लगा लीजिएगा। प्लूटो भी इसका सही हो सकता है। ठीक है ना, प्लूटो भी इसका ऑप्शन सही हो सकता है। कौन सा सही है ये तो आंसर की आने के बाद पता चलेगा। ठीक है ना, चलिए, स्वर यंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो यह उपास्थि से बना एक अंग है और ग्रसनी को श्वास नली से जोड़ता है। ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात किया जाए तो अगला प्रश्न है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस प्रकार का कोलाइड है? तो ये किस प्रकार का कोलाइड है? सोल। किस प्रकार का? सोल। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जमा देता है? तो आपका कौन सा हो जाएगा? मेथेनॉल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आ गया प्रारंभिक गणित से जो प्रश्न पूछा जाएगा, 5 प्रश्न, उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, 90 नंबर का प्रश्न हमारा है। ये वर्गमूल पूछा हुआ है तो इसका वर्गमूल आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 0.34 होगा। कितना होगा? 0.34 होगा। यहां पर दिया हुआ है, एक सिंप्लीफिकेशन के लिए दिया हुआ है सॉरी, 8 के पावर -1 माइनस 9 के पावर -1 पूरे का पावर -1, मतलब ये एक क्या कहते हैं, न्यूमेरिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और इसका आंसर आपसे पूछ रहा है तो इसका आंसर होगा 10। ठीक है ना, सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है, विछुआ जिसको नेटल भी कहते हैं, नेटल की पत्तियों के चुभने वाले बालों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मौजूद होता है? तो मेथाइनोइक अम्ल होता है। ठीक है ना, चलिए इस प्रश्न को आप लोग पढ़ लीजिएगा। इंग्लैंड न्यूजीलैंड वनडे मैच में बारिश के कारण, बारिश वाला प्रश्न आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसका आंसर मैं आपको सीधे बता दे रहा हूं, इसका आंसर होगा 6.75। ठीक है ना,
यानी 6.75 हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, इसको अवरोही क्रम में लिखने के लिए है, यानी अवरोही मतलब घटते हुए क्रम, आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम होता है। तो अवरोही क्रम में कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा। 9/13 पहले आएगा, उसके बाद से 11/17 आएगा, उसके बाद से 5/8 आएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आप अपने बुकलेट के हिसाब से देख लीजिएगा कौन सा करेक्ट है। चलिए, दिव्या अपने मासिक वेतन का 24% भोजन पर और 15% अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करती है। शेष वेतन में से वह 25% मनोरंजन पर और 20% परिवहन पर खर्च करती है। अब उसके पास 10,736 बचे हैं, इतने रुपए बचे हैं। दिव्या का मासिक वेतन कितना है? तो दिव्या का मासिक वेतन जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 32,000 आना चाहिए। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बी सही हो जाएगा। चलिए 96 नंबर के प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? तो शुद्ध वाक्य आपका है ऑप्शन नंबर सी में, रमा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा, यही शुद्ध वाक्य है। चलिए, कलम के जादूगर किसे कहा गया? तो कलम के जादूगर राम वृक्ष वेनीपुरी को कहा गया। बहुत लोग इसके प्रश्न का उत्तर मुंशी प्रेमचंद भी मारे होंगे, ठीक है ना, तो उनका प्रश्न का आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है ना, इसका उत्तर सही होगा राम वृक्ष वेनीपुरी। ठीक है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है? तो विलोम युग्म किसका सही नहीं है? तो डामाडोल का अस्थिर, डामाडोल जो व्यक्ति हो जाता है यानी वो अस्थिर हो जाता है, तो ये तो सेम अर्थ दिखा रहा है, विपरीत कहां दे रहा है, और तो ये विलोम युग्म कर रहा है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात किया जाए तो अगला प्रश्न है, होनहार वीरवान के होत चीकने पात लोकोक्ति का अर्थ निम्न में से क्या है? यानी होनहार व्यक्तियों की प्रतिभा बचपन में ही दिखाई दे जाती है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर सी है, प्लेटफॉर्म, प्राधिकरण, गिरोह। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, सभी प्रश्न का उत्तर मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूं। आप लोग कितने नंबर आपके बन रहे हैं कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दीजिएगा कि आपका कितना नंबर का सही हो रहा है, कौन कौन सा प्रश्न आपका गलत हो चुका है इसको भी जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वैल्यूएबल लगी हो, तो इसको अपने साथियों में शेयर करना न भूलिएगा। ठीक है, धन्यवाद।